नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था फागु काव्य के बारे में और फागु काव्य का पूरा जो टॉपिक था वो हो गया था समाप्त। और बढ़ते हैं आज अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो टॉपिक है वो है रासो काव्य। तो देखते हैं रासो साहित्य के बारे में। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, रासो काव्य जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये जो रासो काव्य है ये 2 प्रकार के होते हैं। रासो काव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबंध काव्य और एक है वीर गीत। एक क्या है? प्रबंध काव्य, दूसरा है वीर गीत। तो ये जो प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत जो पहला ग्रंथ मिलता है वो है खुमार रासो। प्रबंध काव्य पर आधारित प्रबंध काव्य पर आधारित पहला रासो ग्रंथ कौन सा है? तो खुमार रासो है। और वीर गीत पर आधारित पहला रासो ग्रंथ कौन सा है? तो विसलदेव रासो है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। रासो काव्य 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक प्रबंध काव्य, दूसरा वीर काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत अगर पहला रासो ग्रंथ पूछा जाए आपसे, आप खुमार रासो को टिक करेंगे। और अगर वीर गीत के अंतर्गत पहला रासो ग्रंथ पूछा जाए तो आप विसलदेव रासो को टिक करेंगे। बढ़ते हैं आगे अपने। अब हम देखेंगे रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में विद्वानों के मत क्या क्या हैं। क्या देखेंगे? हम देखेंगे रासो शब्द की व्युत्पत्ति। क्या देखेंगे? रासो शब्द की व्युत्पत्ति। इसकी ये जो रासो है, इसका रासो शब्द की व्युत्पत्ति। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में विद्वानों के हम मत देखेंगे, किसने किन किन शब्दों से माना है। तो हम नंबर 1 पे जो देखेंगे वो हम देखेंगे गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी ने माना है राजसूय से। उनका मानना है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से होती है। और हमारे हर प्रसाद शास्त्री का मानना है राजयश से। रासो की व्युत्पत्ति जो है राजयश से हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना रासक शब्द से है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से माना है। रसायन से हमारे जो है वो रामचंद्र शुक्ल महोदय मानते हैं। ठीक। और राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है उनका मानना है कि भैया रासव शब्द से जो है वो रासो शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो लिख लेते हैं, इसे नोट कर लेते हैं। नंबर 1 पे हम देखेंगे किसको? गारसा दत्तासी। किसको देखेंगे? गारसा दत्तासी को। तो गारसा दत्तासी ने किससे माना है? इन्होंने जो माना है वो माना है, यहाँ डाल देंगे आप विद्वान ऊपर, है ना, और यहाँ डाल देंगे मूल शब्द, हेडिंग मूल शब्द। तो अब देखेंगे हम विद्वान के अंतर्गत नंबर 1 पे हम देखेंगे गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी ने किसने माना है? किससे माना है रासो शब्द की व्युत्पत्ति? इन्होंने माना है राजसूय से। किससे माना है? राजसूय से। इनका मानना है कि राजसूय शब्द से जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति होती है। नंबर 2 पे हम किसको देखेंगे? हर प्रसाद शास्त्री को। हर प्रसाद शास्त्री। तो ये जो हर प्रसाद शास्त्री है, इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि राजयश से रासो शब्द की व्युत्पत्ति होती है। किससे होती है? राजयश से। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो है रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इनका क्या मानना है? अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि रसायन। किससे? रसायन। रसायन से क्या हुआ? रसायन से रास या रासो हो गया। रसायन से रास या रासो, है ना। तो अगर पूछे कि रसायन शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति किसने मानी है, तो मानी है रामचंद्र शुक्ल ने। नंबर 4 पे हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इसको देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने माना है रासक शब्द से। किससे माना है? रासक शब्द से माना है रासो शब्द की व्युत्पत्ति को, है ना। अच्छा, रासक से ये केवल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी अकेले ने नहीं माना है। केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अकेले ने नहीं माना। रासक शब्द से कुछ और रचनाकार हैं, उन्होंने भी माना है।
तो वो अन्य विद्वान कौन कौन से हैं हम यहीं पे देख लेंगे। कौन कौन है, तो हम देखेंगे दशरथ शर्मा है। कौन है, दशरथ शर्मा है। अगले हैं जो है माता प्रसाद गुप्त हैं। कौन है, माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त हैं। और एक रचनाकार है नरोत्तम स्वामी। कौन है, नरोत्तम स्वामी, नरोत्तम स्वामी। तो ये जो तीन रचनाकार हैं, इन तीनों का भी मानना है कि रासक शब्द से ही व्युत्पत्ति रासो शब्द की हुई है ना। तो गार्सद तासिक मानना है राजसूय से, राजयश से हरप्रसाद शास्त्री, रसायन से हमारे जो है रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी है, माता प्रसाद गुप्त हैं और दशरथ शर्मा है। ये चार विद्वानों ने किससे माना है, रासक शब्द से माना है, रास शब्द की व्युत्पत्ति। नंबर 5 पे हम देखेंगे, अगले जो है वो है नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। ये जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, इन्होंने किससे माना है, इन्होंने माना है रास शब्द से। किससे माना है, रास शब्द से, रास शब्द से रासों की व्युत्पत्ति माना है। अगले विद्वान जो है नंबर 6 पे हम देखेंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अच्छा, ये जो राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, इन्होंने किससे माना है, इन्होंने माना है रासव से। किससे माना है, रासव, रासव से। ठीक, रासव शब्द से या रस से, या किससे, रस से। ये किसका मानना है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का मानना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी किससे मानता है, रासव या रस नामक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति होती है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर अपने कुछ और विद्वान जो बचे हैं उनके बारे में उनका मत देख लेते हैं। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में देखेंगे। राजसूय नामक शब्द से माना है हमारे गार्सा दत्तासी ने, राजयश से मानते हैं हमारे हरप्रसाद शास्त्री जी, रसायन शब्द से मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, रासक शब्द से मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस इनके साथ साथ मानते हैं दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त और नरोत्तम स्वामी। ये तीनों रचनाकार जो हैं, या ये तीनों जो विद्वान हैं, इन्होंने भी यही माना है कि रासक शब्द से ही रासों की व्युत्पत्ति होती है। अच्छा, रास शब्द से किसने माना है, नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। रासव या रस, इससे किसने माना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का मानना है। तो इसके बारे में ये देख सकते हैं कि याद करने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिक का प्रयोग कर लेते हैं। ट्रिक का मतलब ये है जिससे हमें आसानी से याद हो सके और इसमें कंफ्यूजन ना हो सके, क्योंकि ये राजसूय, राजयश, रसायन, रासक, रास, रासव, ये सारी चीजें लगभग मिलती जुलती हैं। तो इसे याद करने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे किस चीज पे, जैसे कि ये राजसूय, तो राजसूय से ये मान लेंगे भैया राजसूय यज्ञ किसने किया, राजसूय यज्ञ किया था हमारे गारसादा तासी ने। राजसूय यज्ञ किसने किया था, गारसादा तासी ने किया था। राजयश, यश किसने प्राप्त किया था, यश हरप्रसाद शास्त्री ने प्राप्त किया था। राजयश किसने प्राप्त किया था, हरप्रसाद शास्त्री ने प्राप्त किया था। अच्छा, रासक से तो मान लो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। रास, रास पे हम देखेंगे तो रास से ये है कि ये जो नंद है, नंद को हम लेके चले जाएंगे कृष्ण भगवान की दुनिया में। कहाँ, कृष्ण भगवान की दुनिया में, नंद बाबा के पास, है ना। तो नंद बाबा के पास चले जाएंगे और ये जो रास शब्द है ये कृष्ण से मिलता जुलता है। कृष्ण जो है रास रचाते थे, तो ये जो रास है इसे हम किससे अटैच कर देंगे, नंद से। इसे बस इतना याद करना है कि नंद रास, क्या याद कर लेना है, नंद रास। नंद क्या किससे है, रास से। अच्छा, रासव, ध्यान देंगे अगर राम स्वरूप चतुर्वेदी, अगर इसमें देखेंगे तो रूप, रूप में हमें क्या मिल रहा है, ऊ मिल रहा है, और रासव में हमें क्या मिल रहा है, ऊ मिल रहा है। तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी, अगर पूछ ले जो है क्वेश्चन कि रासव शब्द से रासों की व्युत्पत्ति किसने माना है, तो हम किसे बताएंगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी में, जहां हमें छोटा ऊ देखने को या बड़ा ऊ देखने को मिलेगा, जहां ऊ की मात्रा मिलेगी, है ना। और रास मिल जाए तो रास से हम ब्रज में चले गए, ब्रज में कृष्ण भगवान की दुनिया में घुसेंगे, वहां से देखेंगे फिर जो है कि नंद रास, नंद बाबा से हम रास को अटैच कर लेंगे। राजसूय यज्ञ जो है किसने किया था, गारसा दत्तासी ने किया था। बाकी ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। राजयश से हरप्रसाद शास्त्री हैं, रसायन से रामचंद्र शुक्ल हैं, और रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नरोत्तम स्वामी का मानना वही है, माता प्रसाद गुप्त, दशरथ शर्मा ने भी रासक से ही माना है। बढ़ते हैं
अगले विद्वान की तरफ। तो हमारे जो अगले विद्वान है नंबर 7 में हम देखेंगे कविराज श्यामल दास हैं। कौन है? कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास हैं। और कौन है? काशी प्रसाद जायसवाल। कौन है? और काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल। इन दोनों विद्वानों का मत है कि जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वो रहस्य से हुई है। किससे हुई है? रहस्य से हुई है। किसका मानना है? कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल का मानना है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे होती है? रहस्य शब्द से होती है। और हमारे अंतिम और लास्ट विद्वान है गणपति चंद्र गुप्त। कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त महोदय का मानना है कि ये जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वो हुई है, सबसे पहले ये शब्द था रासक, है ना? रासक, रासक से ये हो गया फिर रास, रास से हो गया फिर जो है ये रासा, और रासा के बाद इसमें जो परिवर्तन हुआ तब ये हो गया रासु, और रासु के बाद जब परिवर्तित होता है ये तब आगे चल के ये रासों की उत्पत्ति होती है ना? तो ये थे हमारे प्रमुख विद्वान जिन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में अपने अलग अलग मत दिए थे। तो रहस्य से किसने माना? कविराज श्यामल दास ने माना। और काशी प्रसाद जायसवाल का मानना है कि रहस्य शब्द से रासों की व्युत्पत्ति होती है, और रासक से रास, रास से रासा, रासा से रासु, और रासु से रासो हुआ। ये किसका मानना है? तो ये मानना है गणपति चंद्रगुप्त का। तो गणपति चंद्रगुप्त का जो मानना है वो हर एक विद्वानों से अलग ही है। टोटली लगभग हर जितने शब्द मिले हैं वो सारे के सारे इन्होंने रख दिया है। इनका याद करने की जरूरत ही नहीं, इन्हें आप कभी भी एग्जाम में देखेंगे तो ऐसे भी टिक कर देंगे। बाकी बचे ये रहस्य से, तो रहस्य से हमारे श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल जी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं, तो इससे ध्यान जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने रासो काव्य के बारे में। अगली जो रासो काव्य की जो रचना है तो देखते हैं हम प्रमुख रासो ग्रंथों के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख रासो ग्रंथ के बारे में। हेडिंग करेंगे हम प्रमुख रासो ग्रंथ। क्या लिखेंगे? प्रमुख रासो ग्रंथ। प्रमुख रासो ग्रंथ नंबर 1। पहले नंबर पे हम देखेंगे खुमाड़ रासो को। किसे देखेंगे हम? खुमाड़ रासो। अच्छा, ये जो खुमाड़ रासो इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार हैं भैया दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। ये जो है खुमाड़ रासो के रचनाकार हैं। अब हम देखेंगे खुमाड़ रासो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो पहला तो ये देखेंगे कि इसका समय क्या है। इसकी जो समय सीमा निर्धारित की गई वो निर्धारित की है 9वीं शताब्दी। क्या निर्धारित की गई है इसकी समय सीमा? 9वीं शती। 9वीं शती। 9वीं शती किसकी समय सीमा निर्धारित की गई है? खुमाड़ रासो की। इसके बारे में आगे हम देखेंगे रस। किस रस का प्रयोग हुआ इसमें? तो वीर रस का प्रयोग हुआ है। किस रस का प्रयोग हुआ इसमें? वीर रस का प्रयोग हुआ है ना? भाषा इसकी क्या है? भाषा, इसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी। क्या है? राजस्थानी। नोट करेंगे, राजस्थानी। राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। काव्य रूप क्या है इसका? इसका काव्य रूप जो है वो प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे ही रासो काव्य का स्टार्टअप किया वहां हमने दिखाया था आपको कि रासो काव्य में 2 प्रकार की रचनाएं मिली थी, एक प्रबंध काव्य, दूसरा वीर काव्य।
प्रबंध काव्य के अंतर्गत जो पहला रासो काव्य मिला था वो कुमार रासो ही था, और कुमार रासो के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और वीर गीत के रूप में जो हमको पहला रासो ग्रंथ मिलता है वो मिलता है, क्या कहते हैं, बीसल देव रासो, जो हम पीछे देख चुके हैं। काव्य रूप क्या है इसका? प्रबंध काव्य रूप है। छंद कितने प्रयोग किए गए इसमें? टोटल 5000 छंदों का प्रयोग किया गया। छंदों का कितने छंदों का प्रयोग किया गया इसमें? 5000 छंदों का प्रयोग किया गया है। अच्छा, इसमें और क्या है? कुमार की वीरता का वर्णन। क्या है इसमें? कुमार की वीरता का वर्णन, वीरता का वर्णन दिखाई देता है। अच्छा, ये जो कुमार है, कुमार थे कौन? ये जो कुमार है चित्तौड़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के। ये चित्तौड़ नरेश। कौन? कुमार। कुमार कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के राजा थे। अच्छा, कुमार की वीरता का वर्णन है, प्लस साथ साथ दो राजाओं का और जिक्र किया गया है। एक महाराणा प्रताप सिंह का है, महाराणा प्रताप सिंह, इनका भी वर्णन देखने को मिलता है। साथ साथ राज सिंह, किसका? राज सिंह का वर्णन है ना। तो कुमार रासो के बारे में जो जानकारी उपलब्ध थी वो बस इतनी ही थी कि इस समय इसका 9वीं शताब्दी है, रस इसका वीर रस है, भाषा राजस्थानी है, प्रबंध काव्य है, 5000 छंदों का प्रयोग किया गया है, कुमार की वीरता का वर्णन किया गया है, कुमार चित्तौड़ के राजा थे, और साथ साथ महाराणा प्रताप सिंह का और राज सिंह का भी वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। तो यह था कुमार रासो, जो हमारे रासो काव्य का पहला ग्रंथ था। अच्छा, ये जो प्रमुख रासो ग्रंथ जो हम देख रहे हैं, ये हम देखेंगे क्रमानुसार। कैसे देखेंगे? क्रमानुसार देखेंगे। क्रमानुसार देखेंगे, जिससे लास्ट में हमें क्रमानुसार न करना पड़े, है ना। पहला हम देख चुके कुमार रासो के बारे में, 9वीं शताब्दी, रसवीर रस, भाषा राजस्थानी, प्रबंध काव्य है, 5000 छंदों का प्रयोग, कुमार की वीरता का वर्णन किया गया है, और इसमें महाराणा प्रताप सिंह और साथ साथ जो है राज सिंह का भी वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले ग्रंथ की ओर। अगला हमारा जो ग्रंथ है वो है विजयपाल रासो, नंबर 2। कौन सा है? विजयपाल। क्या है? विजयपाल रासो। अच्छा, ये विजयपाल रासो, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है नल सिंह। नल सिंह, इनका पूरा नाम नल सिंह भाट है। नल सिंह भाट विजयपाल रासो के रचनाकार हैं। देखते हैं विजयपाल रासो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसे आप लोग नोट करेंगे। समय क्या है इसका? समय इसका जो मिलता है वो मिलता है हमें 11वीं शती। क्या मिलता है? 11वीं शती। 11वीं शती किसका समय मिलता है? विजयपाल रासो का मिलता है। इसमें रस, कौन सा रस का प्रयोग किया गया? तो ये अभी वीर रस पे आधारित है। किस रस का प्रयोग किया गया इसमें भी? यह भी किस पे आधारित है? यह वीर रस पे आधारित है। वीर रस का प्रयोग किया गया है इसमें, है। काव्य रूप क्या है? किस प्रकार का ग्रंथ है यह? तो यह जो है ये वीर गीत का क्या है? वो जो हमने देखा कुमार रासो, वो जो था प्रबंध काव्य था, और ये वीर गीत परंपरा में आता है। वीर गीत काव्य रूप है इसका, वीर गीत परंपरा में आता है। अच्छा, ये जो ग्रंथ है ये उपलब्ध नहीं है, यह क्या है? अनुपलब्ध रचना है, अनुपलब्ध है, बस इतना ही लिखेंगे। यह क्या है? यह अनुपलब्ध है। और क्या है इसमें? राजा विजयपाल का प्रशस्तिपरक ग्रंथ है। किसका नाम ही है इसका? विजयपाल रासो। ये राजा विजयपाल का प्रशस्तिपरक ग्रंथ है। राजा विजयपाल का प्रशस्तिपरक ग्रंथ, प्रशस्तिपरक ग्रंथ है। ठीक? राजा विजयपाल का यह क्या है? प्रशस्तिपरक ग्रंथ है। अच्छा, ये जो विजयपाल है ये कहाँ के राजा थे? ये हम देख लेंगे। ये विजयगढ़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे? विजयपाल जो थे ये विजयगढ़ के राजा थे।
कौन, ये जो विजयपाल, ये जो विजयपाल हैं ये विजयगढ़ के राजा थे। तो विजयपाल रासो के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है बस इतना ही मिलती है कि समय इसका 11वीं शती है, वीर रस का प्रयोग किया गया है और वीर गीत परंपरा का काव्य है, अनुपलब्ध है। विजयपाल का प्रशस्ति परक ग्रंथ है और जो विजयपाल है वो विजयगढ़ के राजा थे। तो विजयपाल रासो के बारे में बस इतना ही। बढ़ेंगे वक्त अगले ग्रंथ की ओर। अगला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो रासो ग्रंथ में सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्या है वो? बीसल देव रासो। कौन सा ग्रंथ है वो? बीसल देव रासो। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। 2 देख चुके हैं, नंबर 3 नंबर पे हम किसको देखने वाले हैं? बीसल देव रासो को। बीसल देव रासो। अच्छा, ये जो बीसल देव रासो है इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल, ये इसके रचनाकार है। अब हम देखेंगे बीसल देव रासो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। समय क्या है? तो सबसे पहले हम इसका समय देख लेते हैं। समय इसका जो मिलता है वो मिलता है 12वीं शती। क्या मिलता है हमें? 12वीं शती, है ना। इसका समय क्या है? 12वीं शती है। और इसमें किस प्रकार के रस का प्रयोग किया गया है हम यही देख लेंगे, या यही पे नोट करते हैं। रस, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। किस रस का प्रयोग किया गया है? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। जो कुमार रासो था और जो विजयपाल रासो था उसमें वीर रस का प्रयोग किया गया था और ये जो बीसल देव रासो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ठीक, अध्याय कितने हैं इसमें टोटल? देखेंगे हम कितने अध्याय में डिवाइड है। तो टोटल 4 अध्याय में डिवाइड है। कितना? 4 खंड। कितने खंड है इसमें? 4 खंड है। ये काव्य रूप क्या है इसका? या वीर गीत है, जो हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि वीर गीत का प्रथम रासो ग्रंथ अगर पूछा जाए तो बीसल देव रासो को ही माना जाता है। तो वीर गीत रासो होते हुए भी यह श्रृंगारी काव्य है। क्या है? रासो होते हुए भी, रासो होते हुए भी यह क्या है? रासो होते हुए भी यह श्रृंगारी काव्य है। क्या है? श्रृंगारी काव्य है। श्रृंगारी काव्य है। ठीक, रासो होते हुए भी यह श्रृंगारी काव्य है। अच्छा, आगे देखेंगे अब विरह परक और संदेश काव्य है। क्या है? विरह परक संदेश काव्य है। विरह परक क्या है? संदेश काव्य है। अच्छा, इसे विरह परक संदेश काव्य क्यों कहा गया? तो देख लेते हैं विरह परक क्यों है। इसमें जो है बीसल देव तथा राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? बीसल देव या राजा बीसल देव, शॉर्ट में लिखने के लिए हम सीधे लिख देते हैं बीसल देव। बीसल देव तथा राजमती, बीसल देव तथा राजमती, बीसल देव तथा राजमती के विवाह, कामा वियोग और पुनर्मिलन, वियोग कामा क्या है? पुनर्मिलन, पुनर्मिलन की कथा का वर्णन, की कथा का वर्णन है। ठीक है, इसमें बीसल देव तथा राजमती के विवाह, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। राजा बीसल देव जो है वो शादी के पश्चात राजमती से रूठ कर उड़ीसा चले जाते हैं और उड़ीसा के बाद जब वो चले जाते हैं तब राजमती इनके विरह में पागल हो जाती हैं, इनके वियोग में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। अंततः राजा फिर से वापस आते हैं और फिर से जो है क्या कहते हैं कि राजमती से मिलते हैं लास्ट में। तो पूरी कथा इसी के इर्द गिर्द चलती है। बीसल देव तथा राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। आगे देखेंगे, तो एक बार इतना रिपीट कर लेंगे, फिर कुछ महत्वपूर्ण और इसके बारे में तथ्य हैं जो हम
अगले पेज पर देखते हैं। समय क्या है, 12वीं सदी है। श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया, टोटल 4 खंडों में डिवाइड है। वीर गीत काव्य रूप है, रासो होते हुए भी यह श्रृंगारी काव्य है। वीरापरक संदेश काव्य है। बीसल देव तथा राजमती के विवाह वियोग व पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। और यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन भी आया था कि राजा बीसल देव जो है राजमती से रूठ कर कहाँ चले जाते हैं, तो ये उड़ीसा चले जाते हैं। तो अगले महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखेंगे कि बीसल देव राजमती के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का जो वर्णन किया गया वो इसी में किया गया, इसमें बीसल देव रासो में। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन, इसका 12 मासा, 12 मासा का वर्णन, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसी में हुआ है, इसी में हुआ है। किसमें हुआ है, बीसल देव रासो में हुआ है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन जो हुआ है किसमें हुआ है, इसी ग्रंथ में हुआ है, बीसल देव रासो में। अच्छा, ये जो 12 मासा है, इसमें 12 मासा का जो वर्णन का आरंभ हुआ है, तो 12 मासा का आरंभ कहाँ से होता है, किस महीने से होता है? टोटल 12 महीनों का वर्णन तो हमें हिंदी में मिल जाता है, ये आषाढ़ से प्रारंभ होता है। ये जो बीसल देव रासो में आपको मिलेगा 12 मासा का वर्णन, वो सर्वप्रथम कहाँ से होता है, तो नोट करेंगे, यह भी महत्वपूर्ण है। ये जो 12 मासा है, इसका जो आरंभ होता है वो आषाढ़ से शुरू होता है। 12 मासा, 12 मास महीनों का जो आरंभ होता है किससे होता है, आषाढ़ से शुरू होकर, आषाढ़ से शुरू होकर जो है यह आषाढ़ पर समाप्त होता है, जेठ या आषाढ़ पर समाप्त होता है, जेठ या आषाढ़ पर समाप्त, आषाढ़ पर समाप्त। ठीक, ये जो 12 मासा वर्णन का प्रारंभ होता है वो आषाढ़ महीने से शुरू होता है और जेठ या आषाढ़ महीने पे ही समाप्ति होती है इसकी। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का आरंभ किसमें पाया जाता है, बीसल देव रासो में पाया जाता है। ठीक, अच्छा, इसके बारे में एक हम देखेंगे नोट, क्या देखेंगे, नोट, इसी से रिलेटेड है। नोट ये देखेंगे कि हिंदी में तो 12 मासा का वर्णन इसमें हुआ है, यहीं पे हम क्या देखेंगे, नोट देखेंगे। नोट में यह है कि चौपाई छंद में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है, चौपाई छंद में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन, चौपाई छंद में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है, हमें नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। नोट करेंगे कहाँ मिलता है, नेमिनाथ चौपाई। अच्छा, ये जो नेमिनाथ चौपाई है इसके रचनाकार कौन थे, तो ये भी नोट कर लेंगे हम, विनय चंद सूरी, विनय चंद, विनय चंद सूरी, ये इसके रचनाकार थे। तो चौपाई छंद में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, नेमिनाथ चौपाई में मिलता है, नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। ठीक, तो बीसल देव रासो के बारे में बस इतना ही। ये नोटिस लिए था कि आप यहाँ से हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन आप पढ़ेंगे कि कहाँ से हुआ है, तो बीसल देव रासो से हुआ है, और अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसे हम नोट करके इसे लिख लेंगे कि चौपाई छंद में 12 मासा का जो वर्णन हमें मिलता है, सबसे पहले वो कहाँ मिलता है, ये नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। और नेमिनाथ चौपाई के रचनाकार कौन है, जिसके रचनाकार है विनय चंद सूरी महोदय। तो बीसल देव रासो के बारे में जो जानकारी मिलती थी बस इतना ही। समय 12वीं शताब्दी थी, श्रृंगार रस का प्रयोग था, वीर गीत परंपरा में ये ग्रंथ आता है। टोटल 4 अध्याय थे इसमें, वीरापरक संदेश काव्य था, बीसल देव तथा राजमती के विवाह वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का वर्णन इसमें किया गया था। राजा बीसल देव और राजमती से रूठ कर उड़ीसा चले जाते हैं।
और तो उन्हीं के इर्द गिर्द ये सारी कथाएं चलती रहती हैं। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किसमें होता है? बीसल देव रासो में होता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट होता है आषाढ़ से, और इसका अंत किस पे होता है या लास्ट कहाँ करते हैं? तो जेठ या आषाढ़ पर ही समाप्त होता है। अच्छा, इसके साथ साथ नेमिनाथ चौपाई में हमें क्या मिलता है? चौपाई छंद में। किसमें? चौपाई छंद में अगर पूछे सबसे पहले 12 मासा का वर्णन, तो हम टिक लगाएंगे नेमिनाथ चौपाई के बारे में, जिसके रचनाकार कौन है? तो हमारे विनय चंद सूर्य महोदय हैं। ठीक, तो अगला ग्रंथ देखेंगे। अगला ग्रंथ ये है कि पृथ्वीराज रासो। अगला ग्रंथ नंबर 4 पे कौन आएगा? पृथ्वीराज रासो। राज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो ये है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में हम देखते हैं। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी समय क्या है। इसका समय सीमा जो निर्धारित की गई है इसकी, वो है 12वीं शताब्दी। क्या है? 12वीं शती है। और इसमें रस कौन सा प्रयोग किया गया है? तो जो रस प्रयोग किया गया है वो वीर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक ना। काव्य रूप क्या है? तो यह भी एक प्रबंध काव्य है। अगर पूछे काव्य रूप क्या है, ये क्या है? प्रबंध काव्य। पृथ्वीराज रासो क्या है? प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। इसकी भाषा क्या है? तो पिंगल है। अगर भाषा शैली की बात करें, भाषा शैली इसकी कौन सी है? पिंगल है। किसकी भाषा शैली? पृथ्वीराज रासो की भाषा शैली क्या है? पिंगल है। अगर अध्याय की बात करें हम, कितने अध्यायों में डिवाइड है? यह जो है टोटल 69 समय या सर्ग में विभाजित। इसमें टोटल कितने अध्याय? 69 सर्ग या समय, है ना। अध्यायों की संख्या इतनी है। छंद कितने हैं? तो टोटल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासो में। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है इसमें, है ना। अच्छा, छंद के साथ साथ मुख्य छंद कौन कौन से हैं? टोटल 68 प्रकार के छंद हो गए। मुख्य छंद कौन कौन से? तो मुख्य छंद हम नोट कर लेंगे। कवित्त है, छप्पय है, दूहा है। कवित्त है, छप्पय है, दूहा है, तोमर है, तोमर के साथ साथ त्रोटक है, गाहा है, त्रोटक है, गाहा, आर्या। गाहा फिर क्या है? आर्या है, इत्यादि, है ना। इन छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद कौन है? कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या इत्यादि, ये सारे छंद इसमें प्रयोग में लाए गए हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? टोटल 69 समय सर्गों में डिवाइड किया गया है। सबसे बड़ा सर्ग, सबसे बड़ा सर्ग, है ना। सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? कनवज युद्ध। क्या है? कनवज युद्ध। कनवज युद्ध। ये जो कनवज युद्ध नामक सर्ग है, यह पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग है। इसे इसका मूल कथानक भी माना गया है। किसे? कनवज युद्ध को मूल कथानक भी माना गया है। मूल कथानक भी माना गया है। किसे? कनवज युद्ध को। तो पृथ्वीराज रासो, समय 12वीं शती, वीर रस का प्रयोग है, प्रबंध काव्य, पिंगल भाषा शैली है, टोटल 69 समय सर्गों में विभाजित है। अच्छा, ये जो जहाँ समय सर्ग है वहीं इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ये जो सबसे बड़ा सर्ग है
ताकि यहीं पे आपको एक जगह मिल जाए। तो टोटल 69 समय सर्ग इसमें विभाजित है, और सबसे बड़ा सर्ग जो है वो कनवज युद्ध है, मूल कथानक भी माना गया है इसे। यहाँ लिख देंगे इसे, इसे मूल कथानक भी माना जाता है। किसका? पृथ्वीराज रासो का कनवज युद्ध को मूल कथानक भी माना गया है। ठीक। अच्छा, इसमें और क्या है देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के शौर्य तथा वीरता का वर्णन है। क्या है? पृथ्वीराज चौहान के शौर्य तथा वीरता का वर्णन। क्या है? शौर्य तथा वीरता का वर्णन, वीरता का वर्णन। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? पृथ्वीराज चौहान के शौर्य तथा वीरता का वर्णन है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलता है। और क्या है साथ साथ, और इसमें जो देखने को मिलता है वो है संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी वर्णन है। क्या है? संयोगिता के साथ, संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी वर्णन है। उनकी प्रेम कहानी का भी वर्णन, प्रेम कहानी का भी वर्णन देखने को मिलता है, देखने को मिलता है ना। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य तथा वीरता का वर्णन और संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी वर्णन देखने को मिलता है। अच्छा, ये ग्रंथ जो पृथ्वीराज रासो है ये अधूरा ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो क्या है? अधूरा है, अधूरा ग्रंथ है। पूरा किसने किया इसे? पूरा किया पृथ्वीराज रासो अधूरा था, इसे पूरा किया था किसने? जल्हड़ ने। किसने पूरा किया था? जल्हड़ ने, है ना। अच्छा, जल्हड़ कौन थे? ये इन्हीं के पुत्र थे। किसके? ये जो है जल्हड़, इसे पूरा करते हैं, और ये चंद्रवरदाई के पुत्र थे। चंद्रवरदाई कौन थे? पुत्र थे, जिन्होंने इसे पूरा किया जल्हड़ ने। पुस्तक जल्हड़ हथ है चल गज्जन नृप काज, ये जो है दोहा भी है इसमें। क्या है? पुस्तक जल्हड़ हथ हृदय, पुस्तक जल्हड़ हथ हृदय चल गज्जन नृप काज, चल गज्जन, है ना, नृप काज करके है, ये आप नोट कर लेंगे। पुस्तक जल्हड़ हथ हृदय चल गज्जन नृप काज है। तो पुस्तक को पूरा किसने किया था? जल्हड़ ने पूरा किया था। बढ़ते हैं आगे। कैमास वध, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कैमास वध जो है वह किसका महत्वपूर्ण सर्ग है? तो ये जो कैमास वध है, कैमास वध इसी का महत्वपूर्ण सर्ग है। किसका? पृथ्वीराज रासो का, इसी का महत्वपूर्ण सर्ग है, इसी का महत्वपूर्ण समय या सर्ग है। कौन? कैमास वध। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में जो छोटी मोटी जानकारी थी वो बस इतना ही। बाकी इसके बारे में अभी बहुत सारे मत हैं अलग अलग विद्वानों के, और इसकी प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और अर्ध प्रामाणिकता पर भी प्रश्न उठाए गए हैं। किसने इसे प्रामाणिक माना, किसने अर्ध प्रामाणिक माना, किसने इसे पूर्णतया अप्रामाणिक माना। तो ये सारी चीजें जो हम देखेंगे उसे देखेंगे कल। जो छोटी मोटी जानकारी थी इससे रिलेटेड पृथ्वीराज रासो से, वो हम आज की क्लास में देख चुके हैं। कल इसी के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं कल फिर से पृथ्वीराज रासो के साथ। धन्यवाद।